दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने अब 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। बाघों की मौत आखिर कैसे हुई, ये टीम उसकी जांच करेगी और 15 दिन के अंदर जांच टीम अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। रिटायर्ड आईएफएस शैलेश प्रसाद इस टीम का नेतृत्व करेंगे। तो अब राज्य स्तर पर ही नहीं, केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है कि आखिर कैसे बाघों की मौत वहां पर हो रही है। बीते कुछ दिनों के अंदर 2 बाघ वहां पर मर चुके हैं। एक बाघ और एक बाघिन की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई थी और वन मंत्री को खुद वहां जाकर जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब केंद्र भी इस मसले को लेकर गंभीर है। मनोज शर्मा से इस पर अपडेट लेते हैं। मनोज, बताइएगा, इस जांच टीम के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो रिटायर्ड आईएफएस शैलेश प्रसाद हैं, और किस स्तर के अधिकारी यहां पर होंगे और जांच किन किन पहलुओं से की जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में पिछले 45 दिनों में 4 बाघों की मौत हुई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक टीम बनाई है, जिसमें रिटायर्ड शैलेश प्रसाद के नेतृत्व में 3 लोगों की टीम बनाई है। 3 लोगों की जांच करेंगे। ये जो भी टीम आएगी वो जांच करेगी दुधवा टाइगर रिजर्व में किस तरीके से, किस कारणों के चलते मौत हुई है। लगातार दुधवा टाइगर रिजर्व में जो बफर जोन का जो कोर इलाका है, मैलानी रेंज है, वहां पे 2 टाइगरों की मौत हुई है। वही दूसरी तरफ बफर जोन जो निगासन का इलाका है, वहां पे 1 टाइगर की मौत हुई है। और मैलानी का जो बफर जोन है, बाकेगंज का इलाका, वहां पे 1 टाइगर की, कुल मिला के अब तक 45 दिनों में 4 टाइगरों की मौत हुई है। तो अब ये जो टीम आएगी वो देखेगी जो बफर जोन के दुधवा की जो बफर जोन का इलाका है, वहां पे क्यों ज्यादा मौतें हो रही हैं। और जो भी टाइगर जो मौत जिनकी हुई है, उनकी उम्र 2 से 3 साल की टाइगर नर टाइगर है, या जो जवान टाइगर बाघिन है, इनकी मौत हो रही है। क्योंकि कम उम्र के टाइगरों की मौत होने का कारण क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि जंगल के अंदर सही से रखरखाव नहीं हो पा रहा है, या उनको टेरिटरी के लिए जगह टाइगरों को नहीं मिल पा रही है? ये जो इन फाइटिंग की बात लगातार अधिकारी कर रहे हैं, क्या ये कारण नहीं हो सकता कि जो दबाव जंगल के अंदर पड़ रहा है, या अवैध चटान के चलते जो दुधवा टाइगर रिजर्व के जो जमीनें जो बाहर उसका अतिक्रमण कर रखा है, इसके चलते जंगल सिकुड़ता जा रहा है। और जो टाइगर जंगल से बाहर निकल के उसके जो बफर जोन में आ रहे हैं और अपनी मौत के शिकार हो जा रहे हैं। और जो टीम आएगी उसका एक पहलू ये भी सोचेगी कि जो बीमारियां, जो भी टाइगर, जैसे जो 2 टाइगरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने एक स्तर से आ रहा है कि इन टाइगरों की पेट में कोई दाना या खाना नहीं मौजूद था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत से सीएम योगी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही वन मंत्री को सख्त निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हिरण, तेंदुआ और दुर्लभ प्रजातियां बसी हुई हैं। लेकिन इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व बाघों की मौत से सुर्खियों में है और सीएम योगी भी बाघों की मौत से बेहद परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में दुधवा नेशनल पार्क में 2 से 3 बाघों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी ने वन मंत्री को जांच के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की मैलानी रेंज के कोर इलाके में एक 3 वर्षीय बाघ का शव संदिग्ध हालत में मिला है। इस बाघ के सर पर चोट के निशान मिले हैं। बाघों की मौत मामले में जांच के निर्देश। सीएम ने कहा वन मंत्री मौके पर जांच करे। सीएम ने कहा तत्काल दुधवा पार्क में जांच हो। सीएम योगी ने वन मंत्री एसीएस से रिपोर्ट मांगी। यानी सीएम योगी अब इस बात से बेहद परेशान हैं कि अचानक दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत कैसे और क्यों हो रही है, और इसी को लेकर उन्होंने वन मंत्री और एसीएस से रिपोर्ट मांगी है। नहीं, देखो, बड़ा ठीक बात है कि वो क्यों मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, तो जरूर इसको बात को सामने आना चाहिए। और अच्छा है, क्योंकि आपने देखा कि भाजपा की सरकार में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो अगर कहीं इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें जरूर जांच होकर जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब जंगल में शिकार की कमी नहीं है, न ही पानी की कमी है। ऐसे में बाघ भूख और प्यास से तो मर नहीं सकते, तो फिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है? इसे लेकर सीएम योगी बेहद चिंतित हैं और अब उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन मंत्री को सख्त निर्देश दिए थे कि वहां पर जाएं और जांच पड़ताल करें कि आखिर वजह क्या है, बाघों की मौत कैसे हुई है। तो इसके बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना देर रात लखीमपुर खीरी पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत भी की है। वन मंत्री ने कहा कि जिस बाघ की मौत हुई थी उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जांच की जा रही है। अगर लापरवाही मिलती है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस रेंज में, तराई के रेंज में खास तौर से काफी बढ़ी है, लेकिन इधर इन फाइटिंग की वजह से कुछ डेथ हुई हैं। हम इस बात को और ज्यादा विचार कर रहे हैं। जांच के लिए आप आए, किन बिंदुओं पर जांच करें, क्या मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए? देखिए, हम जांच ये करेंगे कि आखिर एनिमल क्यों मरा और कैसे डेथ हुई उसकी। क्या हमारे विभाग की कोई कमी तो नहीं थी? क्योंकि उसमें यह भी देखा गया है जो भी एनिमल मरे हैं उन सबकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई अंग गायब नहीं थे, जैसे किसी का पंजा गायब हो, किसी का दांत गायब हो, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को निकाल के बेचते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही है, कोई फाउल प्ले समझ में नहीं आ रहा। सर, क्या कुछ ऐसी रहस्यमयी बीमारी भी नजर आ रही है कि जो मौत लगातार हो रही है? देखिए, अभी तक जो मेरी बात हुई है, अब अगर किसी टाइगर के जख्म है, इसके माने रहस्यमय बीमारी नहीं है। काज ऑफ डेथ इज इंजरी, और इंजरी की वजह से सेप्टिसीमिया हो और बात हो वो तो अलग है, लेकिन अगर उस पर कहीं चोट आ रही नज़र तो इन फाइटिंग है, किसी और एनिमल से फाइटिंग है। और टाइगर की फाइट टाइगर से ही होगी, कोई मामूली जानवर थोड़ी लड़ सकता। लापरवाही पाई तो कार्रवाई होगी? नहीं, लापरवाही अगर किसी भी अधिकारी की, कर्मचारी की पाई जाएगी तो जरूर कार्रवाई होगी। बिल्कुल साफ तौर से वन मंत्री जी का कहना है, अगर टाइगरों की मौत में किसी तरह कोई लापरवाही पाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में एक मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू युवक के साथ जैसे ही वो दिखी, उस पर कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ मुस्लिम युवकों ने लड़की के साथ अभद्रता की और उसे बहुत बुरा भला कहा। कौन हो आप इनकी? ये मेरा फ्रेंड है। तुम आपको पता नहीं है आज के टाइम में क्या चल रहा है? क्या? अरे इससे क्या? अरे इससे उससे क्या कह रही हैं आप? ये बताइए। हाँ, कराइए, घर पे बात कराइए, घर पे बात कर दो। आपको आज के मोहल्ले चल रहा है, दिख रहा है? क्या भैया? ये फ्रेंड आप लोग, अरे आप लोगों ने इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों को। तो आप मुरादाबाद में सड़क पर रोककर बुर्का पहने मुस्लिम लड़की के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के के साथ दिखने पर ये खुलेआम तमाशा किया गया। हिंदू दोस्त के साथ बाइक पर जा रही मुस्लिम लड़की का पहले पीछा किया गया और बाद में उनका रास्ता रोकते हुए उसे भर भर के ताने मारे गए और साफ कहते हुए सुनाई दिए कि हिंदू लड़के के साथ क्यों जा रही। लड़की बार बार उन्हें समझाती रही कि जिसके साथ वो जा रही है वो उसका फैमिली फ्रेंड है, लेकिन मुस्लिम युवकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस लानत मलानत किए जा रहे थे। लड़की से कहा, तुम जैसी लड़कियों ने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, जिसके लिए शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, लड़की से अपने पिता से बात तक कराने के लिए कहा, जिसके बाद लड़की ने उनसे बात भी करा दी। इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों को, तो आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे शर्म क्यों आएगी? क्यों? बात कराओ पापा से। हद हो गई भैया, कल पूरा। हाँ, बात कराओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। मोहल्ले का और भैया को भी पकड़ सकती हूँ, मुसलमान भी तो भैया बना सकती हो किसी को। घर से आ रहा था। घर से मैं कब से देख रहा हूँ, फाटक से देखता आ रहा हूँ आपको। मैं आपका पीछा कर रहा हूँ फाटक से। मैं बताइए, कुछ गलत देखा वीडियो में? कुछ बराबर बात करता आ रहा है वो, हंसता हुआ था आपका। कैसी बात कर रही है आप? 10 बार वीडियो बनाई है मैंने आपकी। मतलब कुछ और? अरे आप लोग ये बताओ तुम। हाँ, बात कराओ पहले मेरी, लाओ बात कराओ। कौन है भाई आपकी? कौन ही है? ये दोस्त है। अच्छा, अरे घर जानता हूँ, भाड़ में जाए घर। हाँ, बात कराओ, लाओ बात कराओ, मेरी बात कराओ। हाँ, बात कराओ। अरे हाँ, बात तो कराओ मुझे। पिता से बात कराने के बाद भी मुस्लिम युवक लड़की को जलील करते रहे। बीच सड़क पर काफी देर तक इसी तरह हंगामा होता रहा। हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की का रास्ता रोका गया। इस बीच लड़की की एक और दोस्त मौके पर पहुंचती है और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की बात बताती है। कोतवाली सदर इलाके के डॉक्टर एम कुमार चौराहे की घटना है। काफी देर तक चली कहासुनी के दौरान आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और तब जाकर मामले को शांत कराया गया। हालांकि किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की।
मुरादाबाद में पिछले 15 दिन में इस तरह की 5वीं घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के लिए मुरादाबाद से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम युवकों के फुसलाने के मामले सामने आने के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच साइबर माध्यम से इस्लाम की तरफ झुकने का पहला सनसनीखेज मामला भी देहरादून में सामने आया है। न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट देखिए। देहरादून के बुल्लावाला में 24 साल के बीटेक स्टूडेंट वैभव को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वैभव पिछले कुछ समय से घर पर ही रह रहा था और उसका ज्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल के साथ बीत रहा था। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ, उसे देखकर उसके घर वाले हैरान रह गए। वैभव इस्लाम की बात करने लगा, नमाज पढ़ने लगा और आसपास रहने वालों को भी इस्लाम से जुड़ने के लिए कथित तौर पर प्रेरित करने लगा। वैभव के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक बीटेक स्टूडेंट वैभव डार्क वेब में बिटकॉइन ट्रेडिंग करता था। वहीं से वो इस्लामी शिक्षकों के संपर्क में आया और फिर पूरी कहानी बदल गई। आसपास किसी के मित्रता तो नहीं हो गई या कोई धार्मिक गुरु तो इसके संपर्क में तो नहीं आया, किस तरह से हुआ? तो जो जानकारी कुछ आसपास से पता चली है तो वो ये पता चली कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। ऑनलाइन ही उसकी क्लासेस चलती थी, कोचिंग क्लासेस चलती थी। ऑनलाइन ही उसे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है मुस्लिम ग्रंथों या मुस्लिम पूरे तौर तरीकों के बारे में, तो वो सारी कुछ उसकी कोचिंग ऑनलाइन ही। जहां अब इस तरीके के मामले में पहली बार सुन रहा हूँ और मैंने सारे काम धाम छोड़ के और तुरंत इनका जहाँ निवास स्थान है यहाँ बुल्ला वाला झबरा वाला, वहाँ पे हम लोग आए और जहाँ तक हमने पता किया कि ये लॉकडाउन से लड़का ऐसे कुछ गतिविधियों में है, बंद कमरे में रहता है, अपने पिताजी के साथ मारपीट करता है और कहीं ना कहीं संरक्षण में मतलब उनकी माताजी हैं जो मतलब जैसे अगर वो बच्चे को रोकते हैं तो वो बोलते हैं कि रहने दो रहने दो रहने दो। तो मैं ये कहूँगा कि माँ बापों का सबसे बड़ा रोल होता है। पुलिस ने फिलहाल वैभव के मोबाइल, लैपटॉप तरीके गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि वैभव डिप्रेशन का शिकार था और शायद इसी वजह से वो बहक गया। बिजलवान सनों श्री कृष्ण बिजलवान ये 24 वर्ष के नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है और एक अपने कमरे तक सीमित रहता है परिवार में भी। इसलिए इनके परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी एक संयुक्त टीम ने आज इनसे पूछताछ करी और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति इसका आकर्षण रहा है। पूरा मामला जब संज्ञान में पुलिस के आया, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पर ही अभी भी पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने उस युवक के जो लैपटॉप और मोबाइल को भी अपनी हिरासत में लिया और उसकी भी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक कहीं न कहीं साइबर जो जिहाद के चंगुल में फंसा और इस्लाम को कबूल कर बैठा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 डोईवाला। और वहीं बरेली में लव जिहाद की कोशिश का एक नया मामला सामने आया है, जहां पर अरमान नाम के शख्स ने हिंदू बनकर लव जिहाद की कोशिश की है, लेकिन उसके मंसूबे फेल हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि साजिशन हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाकर धोखा दिया जा रहा है। नया मामला बरेली से सामने आया, जहां पर अरमान नाम के मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाई और हिंदू छात्रा के साथ में नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। अरमान ने अपना नाम अमन बताकर हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, नाम बदलने के साथ साथ अरमान अपनी पहचान उजागर न हो इसके लिए हाथ में कलावा भी बांधता था। सूचना प्राप्त हुई मुझे सुबह 10:30 पौने 11 बजे का लगभग समय था कि एक लव जिहाद का मामला सामने आया और रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र से हमारी हिंदू धर्म की बेटी के मामले में। नाला पार जो है कस्बा औला में एक मोहल्ला पड़ता है, उसमें एक लड़का है अरमान जिसका नाम है, अमन अपना नाम बता रहा था, हिंदू धर्म, और वो कलावा हाथ में बांधे हुए था
और उस बेटी के लिए जबरन बहला फुसलाकर कई दिनों से उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा है, धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहा था। तो मेरे पास जो है हमारे संगठन के लोगों का फ़ोन आया कि भैया वहाँ पर आपको आना है। मैं जब पहुँचा तो वो लड़का लड़की के पास से एकदम अंदर की तरफ स्कूल प्रांगण में भाग गया। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जब मैं अंदर पहुँचा कॉलेज में, तो मेरी स्टाफ वालों से भी बात हुई तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई आश्वासन भी नहीं दिया। लेकिन अरमान की ये साजिश लड़की को पता चल गई और उसने अरमान से किनारा करना शुरू कर दिया। मामला बरेली के आंवला डिग्री कॉलेज का है। जब हिंदू संगठनों को इस बात की खबर लगी तो कॉलेज में जमकर हंगामा काटा गया। संगठन के जितने भी लोग हैं, हमारी इस तरह का स्वाभिमान तो कोई हम लोग समझौता नहीं कर सकते। और उस लड़के के साथ में मैं ये नहीं कह सकता साजिशन तौर कौन कौन लोग उसके पक्ष में खड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए राजनीतिक सहारा भी मिल रहा है। और जो हमारी धर्म की बेटी है उसका नाम मैं बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। और जो लड़का है वो थाने में जो है बंद है। माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने में तो बंद है फिलहाल। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस तक भी मामला पहुंच गया है, अब जांच पड़ताल की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से चित्रंजन सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मथुरा के वृंदावन में नगर निगम की जलकर टीम द्वारा की जा रही खुदाई में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन टूट गई, जिससे गैस का रिसाव होने लगा और गैस रिसाव होने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गैस लीकेज की जानकारी इंजीनियर टीम को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने गैस पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। लाइन की खुदाई चल रही थी जी, और इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा था, दिन में काम चलता था और फिलहाल चल रहा था, जो अचानक लाइन फट गई और इन्होंने फिर फटने के बाद लाइन की सूचना दी हमें, जो हम लोगों ने क्वारी कर रखी टीम के द्वारा चैम्बर को बंद किया और लाइन को। और अब खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 49 के बरौला धर्मा अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लग गई। देखते देखते आग विकराल हो गई। आग से 4 बाइक जलकर राख हो गए हैं। किसी तरीके से जनहानि की सूचना फिलहाल अभी तक नहीं मिली है। राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस आग में भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं जितनी भी बाइक वहां पर खड़ी थी वो सभी आग की चपेट में आ गई। देखिए, सेक्टर 49 धर्मा अपार्टमेंट बरौला गांव में हम लोगों को 2:40 पे सूचना मिली कि आग लगी हुई है एवं कुछ निवासी हैं वहाँ के, वो छत पे फंसे हुए हैं। करीब हम लोगों की फायर यूनिट और हमारी गाड़ियाँ तो रवाना हुई हैं। हम लोग की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी वहाँ के लिए रवाना हुई है। वहाँ पे पहुँच के देखा गया है तो इलेक्ट्रिकल पैनल से आग स्टार्ट हुई थी और वो जो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बाइक रखे हुए थे उसमें 4 बाइकें जल रही थी। हमारे कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है बाइकों की आग पे काबू पाया है और उसी की धुएं की वजह से वहाँ के जो निवासी है वो निकल नहीं पा रहे थे और वो छत पे अपने चले गए थे। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खबर कौशाम्बी से, जहां पर हादसा हुआ। खाना बनाते वक्त झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से घर का सारा सामान जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने आग पर काबू पाया। हादसा सिराथू तहसील के शीतलपुर गांव में हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे के बाद यहां भगदड़ मच गई। बताया जा रहा कि खाना बनाया जा रहा था और तभी आग फैली और इस झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया आग ने। शीतलपुर गांव की ये तस्वीरें हैं। पास में ही आप एक तालाब भी देख रहे हैं, जहां से पानी लेकर लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। काफी देर तक यहां पर आग धधकती रही, तो गांव वालों ने ही आग पर काबू पाया है। इसी तरह से तालाब से बाल्टी में पानी भर भर कर आग पर फेंकते रहे और आग इस तरह से बुझाई गई। आसपास कई और झोपड़ियां भी हैं। अगर आग तुरंत बुझती नहीं तो दूसरी झोपड़ियों को भी आग अपनी चपेट में ले सकती थी।